माननीय श्री सुशील दोशी जी, प्रसिद्ध हिंदी कॉमेंटेटर, क्रिकेटचे समालोचक, ज्यांनी गेल्या 6 दशकांपासून आपल्या वाणीने क्रिकेटच्या रसिकांना भुरळ घातलेली आहे. इंदोरवरून आज सकाळी यांनी प्रवासाला सुरुवात केली. एअरपोर्टला येऊन थांबले, परंतु त्यांचे फ्लाईट लेट आल्या, त्यामुळे सत्र उशिरा सुरू होत आहे. आणि पुढचे सत्र हे हरिप्रसाद चौरसियाजी, पद्मविभूषण प्राप्त, यांचे थोड्या वेळात आगमन होणार आहे. तर मधल्या वेळामध्ये पॅनलिस्ट म्हणून श्री संजीव कुलकर्णी हे नांदेडवरून आलेले आहेत आपल्या सत्रामध्ये संवाद करण्यासाठी. त्याप्रमाणे आपल्या शहरातील सुप्रसिद्ध श्री प्रमोद सरकटेजी हे मंचावरती आहेत. तर आपण वेळ न दवडता लवकरात लवकर सुरुवात करूयात. इंदौर से आए हमारे क्रिकेट समालोचक श्री सुशील दोशी जी, मैं आपको मंच पर निमंत्रित करता हूं, आपका स्वागत करता हूं. यानंतर श्री संजीव कुलकर्णी आणि श्री प्रमोदजी सरकटे यांना मी आग्रह करतो की सुशील दोशीजी यांना आपल्या पद्म फेस्टिवलचं स्मृतिचिन्ह द्यावं व शाल पांघरून त्यांचा सत्कार करावा. या सत्राची रचना अशी आहे की सुशील दोशी आधी आपल्याशी संवाद साधतील आणि त्यानंतर प्रमोद सरकटे आणि मी त्यांना काही प्रश्न विचारून त्यांच्याकडून आपण त्यांची उत्तरं घेणार आहोत. सुशील दोशी. सबसे पहले तो मैं यहाँ के मुख्य आयोजकों को बहुत ही बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया. पद्म पुरस्कार वालों को आपने बुलाया, सम्मानित किया. मंच पर विराजमान थे संजीव जी और सरकटे जी, आपका भी आभार मानता हूं कि आप नांदेड़ से आए संजीव जी. और मैं आपके धैर्य के जो यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, देरी से पहुँचा और काफ़ी देरी से पहुँचा, लेकिन उसमें मेरे हाथ में कुछ था नहीं, क्योंकि हवाई जहाज़ ही अगर देर से आया तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था. तो फिर भी आपसे क्षमा चाहता हूँ. और मैं जानता हूँ आपका जो समय रहता है वो कीमती है, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर इतने समय तक टिके. एक और बात के लिए भी आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, कि देखिए लोग कहते हैं कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या बढ़ता हुआ दिखाई तब देता है जब सेंसेक्स ऊंचा जाता है, या अट्टालिकाएं ऊंची ऊंची दिखती हैं, या फिर सड़कों पर कारें बहुत दौड़ती रहती हैं, तब लगता है कि भारत ऊंचा जा रहा है. मैं समझता हूँ कोई भी देश ऊंचा तब जाता है जब अपने गुणीजनों का वो सम्मान करता है. मैं समझता हूँ आप लोग ये काम कर रहे हैं, अपने समाज के प्रमुख लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिनको पद्मश्री उपाधि मिली. ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम, क्योंकि भारत की मूल बात ये आध्यात्मिकता, गुणात्मकता. भारत की बातें कुछ उद्योग कारखाने के नाम से प्रसिद्ध. भारत अगर विश्व गुरु कहा जाता है तो इसलिए नहीं कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं या यहाँ के लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं अमीरी की ओर. वो इसलिए कहा जाता है कि भारत आध्यात्मिक रूप से इतना ऊंचा है कि मनुष्य को अपने मनुष्य होने पर अभिमान होता है. वो भारत से सीख कर जाता है. दुनिया भर से लोग भारत आते हैं, यहाँ के जितने भी गुरु हैं उनसे सीख कर जाते हैं. और तीसरी बात आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि देखिए मुझे याद है कि पहले भारतीय टीम जब 42 पर इंग्लैंड में आउट हो गई थी ना, तब
मेरे घर के बाहर के कांच फोड़ दिए गए थे। लोग क्रिकेट से संबंधित किसी भी व्यक्ति के घर पे हमला कर देते थे। लेकिन अभी भारत 42 रन पर, फिर आप 46 रन पर आउट हो गया, न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी श्रृंखला हार गया। उसके बावजूद भी आप किसी ने मेरे घर पर पत्थर नहीं फेंके और आपने तो मुझे यहाँ भी बुला लिया। तो मैं समझता हूँ कि आपका बहुत बहुत आभारी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कलाकार को आप कलाकार की तरह गिनते हैं, क्योंकि हम तो कोई बल्ला लेकर खेलते नहीं। कुछ बातें चूँकि आप इतने फिर भी यहाँ पर टिके हुए हैं इतनी देर तक, तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। कुछ बहुत ही ऐसी बातें आपको बताने की कोशिश करूँगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस की और अपने आँखों से देखी, अनुभव किया, और जिससे मैं खुद प्रभावित हुआ जब उस समय जबकि आपकी तरह छोटा बच्चा था। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश मत करिए। कोशिश करिए कि आप में जो कला है, आप में जो गुण है, उसके नाम से आप मशहूर हों। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। इंदौर में नरेंद्र हिरवानी का नाम आपने सुना होगा। इंदौर के क्रिकेटर और भारत के लिए टेस्ट मैच खेल चुके थे। अपनी ज़िंदगी का पहला टेस्ट मैच 1981 के आसपास खेल रहे थे चेन्नई में, और मैं उस टेस्ट मैच की कमेंट्री कर रहा था। तब देखिए ये बड़े बड़े चैनल्स तो कोई थे नहीं, दूरदर्शन पे ही सारी कमेंट्री होती थी, और मैं दूरदर्शन का प्रमुख कमेंटेटर हुआ करता था। मेरे साथ थे एम एल जयसिम्हा और अब्बास अली बेग, बिशन सिंह बेदी, सब बड़े बड़े क्रिकेटर्स मेरे साथ कमेंट्री कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं, सुबह सुबह आपने देखा होगा कमेंटेटर्स लोग पिच पर जाते हैं और देखते हैं कि पिच कितना नरम है, इस पर किस तरह से कितनी घास है, क्या टप्पा खाकर गेंद ऊंची उठेगी, हार्डनेस कैसी, ये तमाम चीज़ें देखने जाते हैं। तो मैं भी गया था देखने। तब एक मुंबई के बड़े मशहूर खिलाड़ी ने मुझे कहा कि ये आपका लड़का जो इंदौर का है ना, इसको खिला लिया है, ये आखिरी बार खेल रहा है, इसके बाद ये असफल होने वाला है, इसका नाम आप कभी भी नहीं सुनोगे। खैर मैंने बात सुन ली और मैच शुरू हो गया। भारत तब श्रृंखला में 1-0 से पीछे था वेस्ट इंडीज़ से, और वेस्ट इंडीज़ की टीम में सर विवियन रिचर्ड्स जैसे बड़े बल्लेबाज, जो दुनिया में जो कहते हैं कि दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाजों में से अगर किसी का नाम लिया जाता है तो सर विव रिचर्ड्स का नाम, तो वो खेल रहे थे वेस्ट इंडीज़ के लिए और भारतीय बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किलें डाल रहे थे। तो मैच शुरू हुआ और बाद में वो लड़का जिसे सब लोग नकार रहे थे, उस लड़के ने 16 विकेट ले लिए और विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया, और भारत वो टेस्ट मैच जीत गया। अब मैं सोच रहा था कि अब उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए, वो धुरंधर टेस्ट क्रिकेटर को, जो कह रहा था कि हिरवानी तो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहा है, आप लोगों के प्रभाव के कारण वो खेल रहा है और इसके बाद उसका नाम कभी नहीं सुनोगे। तो मैंने उन्हें बुलाया कि आपका हिरवानी के बारे में क्या कहना है। उनका इंटरव्यू लिया लाइव टेलीविज़न पर। तो उन्होंने क्या कहा आप मालूम है? उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्हें टीम में चुना गया था उसी दिन मुझे मालूम था कि भारत के लिए कोई लड़का टेस्ट मैच जिता सकता है तो यही लड़का जिता सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप सफल होते हैं ना, जब अपना काम कर दिखाते हैं, तो लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। और अगर आप हिरवानी कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो अच्छा बॉलर हूँ और ये गलत कह रहे हैं और विकेट एक भी नहीं लेता, तो कौन उसकी बात पर भरोसा करता। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप अगर चित्रकार हैं तो अच्छा चित्र बनाकर प्रभावित करिए, अगर अच्छे गायक हैं तो अच्छा गाना सुनाकर प्रभावित करिए। दूसरी बात जो मैं हमेशा कहा करता हूँ वो होती है प्रतिबद्धता, यानी कमिटमेंट। जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसके प्रति आपका कमिटमेंट कैसा है। अब विराट कोहली की कहानियों के माध्यम से ही आपको बताऊंगा। क्रिकेट का व्यक्ति हूँ मैं, तो क्रिकेट की कहानियों के ज़रिए ही आपसे बात करने की कोशिश करूँगा और ऐसे बोझिल बातें नहीं करूँगा, आपको लगेगा जैसे मैं हर एक से आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूँ। विराट कोहली जब छोटा सा बच्चा था ना, 8 साल का, तब उनके पिताजी स्कूटर पर बिठाकर उसे ले गए अपने कोच राजकुमार शर्मा के पास कि मेरा लड़का पागल है क्रिकेट के प्रति और अच्छा खेलता है, घर में लगता है कि मुझे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी बनेगा ये, आप इसको एक बार देख लें। तो उनके कोच ने कहा कि भाई मैं तो 12 साल से कम के बच्चों को सिखाता नहीं, ये तो 8 साल का ही है, इसको अभी नहीं सिखा सकता। तो
रुआ से हो गए उनके पिताजी। उन्होंने कहा सर एक बार देख तो लीजिए कि कैसा खेलता है, उसके बाद भले से इसे घर भेज दीजिए। तो उन्होंने बड़े अनमने ढंग से कहा कि चलो दिखाओ कैसा खेलता है, जब मैदान पर भेज दिया। अब उस लड़के ने जो स्ट्रोक्स लगाए तो कोच राजकुमार शर्मा चौंक गए। उन्होंने कहा कि ऐसा खेल तो 12 साल के लड़के भी नहीं खेलते हैं, इतना अच्छा खेलता है, इसको मैं ज़रूर सिखाऊंगा। तब उनके पिताजी ने कहा कि भाई देखिए मेरे पास पैसे नहीं है। स्कूटर पे गए थे वो, पुराने स्कूटर पे लम्बरेटा पर तो उन्होंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं आपकी फ़ीस नहीं दे पाऊँगा। तो उन्होंने कहा फ़ीस कौन मांग रहा है, आपने तो मुझे कोहिनूर हीरा दिया है, मैं इसे तराशूँगा। खैर वो खेला, आगे बढ़ा और फिर रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता में उसको भाग लेने का मौका मिला। पहला मैच खेला, असफल हो गया, मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। लोगों ने कहा कि इसको बाहर कर दो क्योंकि ये तो असफल हो गया है, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, इसमें कोई प्रतिभा दिखाई दे रही है, इसको एक मौका और देना चाहिए। और एक मौका उसको और मिला। अब कर्नाटक के खिलाफ मैच था वो, रणजी ट्रॉफी। कर्नाटक ने कुछ 390 कुछ रन बनाए थे और ये दिल्ली की टीम के लिए खेल रहा था विराट कोहली, और इनकी टीम के 90 या 100 रन पे कुछ 4 विकेट गिर गए, जिसमें विराट कोहली 42 रन पर नॉट आउट थे। अब घर पहुंचे, रात को सपने देख रहा था, लेकिन एक हादसा हो गया उसी वक्त रात को। हादसा क्या हुआ कि उनके पूज्य पिताजी जो उनको क्रिकेट के सपने दिखाते थे, जो क्रिकेट में आगे बढ़ाते थे, उनको हार्ट अटैक हो गया रात को। और हार्ट अटैक ही नहीं हुआ, रात में वो दिवंगत भी हो गए। अब बताओ ये लड़का क्या करता है ना। वो अब तो 2 बातें थी कि उसका दिल तो टूट गया था, अब ये रुआंसा हो गया। इसने अपने कोच को फ़ोन किया कि सर मैं क्या करूं, पिताजी तो रहे नहीं। तो उसने कहा देखिए इतना व्यक्तिगत मामला है तुम्हारा, इसमें 2 काम कर सकते हो कि एक आम इंसान की तरह तुम दुख बनाओ अपने पिताजी के जाने का, और फिर छोड़ दो क्रिकेट, तो कोई बात नहीं, फिर खेल लेना जब भी मौका मिले। लेकिन पिताजी का दुख तो पिता का दुख होता है, तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। ऐसे में मैं जो कहते हैं ना कि नारी शक्ति को प्रणाम करना चाहता हूँ कि उनकी माताजी जो है ना, उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक काम करो कि तुमने अगर अपना पिता खोया तो मैंने भी अपना पति खोया है। तुम एक काम करो कि तुम जाकर अपनी दिल्ली की टीम को जाकर बचाओ, उसके बाद शाम को आने के बाद पिता की चिता को अग्नि देना। अब बताइए, उसको ये लड़के को बात जच गई। उसने कहा पिता का सपना था कि मैं भारत के लिए खेलूं, तो उसने कहा कि नहीं। जब सब सोच रहे थे कि विराट कोहली पिच पर नहीं जाएगा, अगले दिन नहीं खेलेगा, तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि वो लड़का गया वहाँ पर, उसने 90 रन बनाए और अपनी टीम को हार से बचा लिया। मैच ड्रॉ हो गया। शाम को जाकर पिता की चिता को अग्नि दी। और देखिए लोग कहते हैं ना कि विराट कोहली के पास बहुत पैसा है और बड़ा घमंड है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, फिल्म स्टार से उसकी शादी हो गई, तरह तरह की बातें लोग करते हैं और इतना पैसे में डूबे हुए हैं, ये तमाम बातें होती हैं। लेकिन उसके पीछे जो तपस्या, देखिए जब पिता की चिता को आग देने की सोचने के बाद जो मैदान संभालता है ना, उसके सीने में कैसी आग रही होगी। तो उसके त्याग की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत का उद्योगपति अगर इतना पैसा कमाता है तो फिर एक भारत का प्रमुख खिलाड़ी उतना पैसा क्यों नहीं कमा सकता, ये बात भी सोचने की रहती। तो हमारा नज़रिया सामाजिक रूप से बदलने की ज़रूरत है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जैसे हमारे कलाम साहब कहते थे कि खुली आँखों से सपने देखो, क्योंकि बंद आँखों से जो सपने देखते हैं ना तो रात को सो जाते हैं, सुबह नींद खुलती है, सपना काफूर हो जाता है, दिखता कुछ भी नहीं है। तो हमेशा खुली आंखों से सपने देखो। तो अब मेरी छोटी सी कहानी बताता हूँ कि मेरी कहानी इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी, मैं तो बहुत ही मामूली विद्यार्थी था, लेकिन फिर भी कहानी इसलिए बताता हूँ कि एक कमिटमेंट के साथ जो आगे बढ़ते हैं ना और खुली आंखों से जो सपने देखते हैं वो कैसे पूरे होते हैं। जैसे आप लोग ज़िद पकड़ते हैं ना अपने माता पिता से किसी भी बात के लिए कि मुझे तो ये चाहिए, लड़कियां कहती होगी कि मुझे तो एक गुड़िया चाहिए या मेरे लिए ये फ्रॉक ला दो, और नहीं तो फिर लौट जाते हैं सड़क पर। ऐसा मैं क्रिकेट मैच देखने के लिए लौट जाया करता था। 8वीं क्लास में 8वीं कक्षा में पढ़ता था, 13 साल का विद्यार्थी था। तो मैंने कहा कि तब मैं क्या करता था कि क्रिकेटर्स के फ़ोटो अपने एल्बम में इकट्ठे किया करता था।
काट काट के लाता था, कहीं चोरी छुपे लाइब्रेरी से कतरनी ले जाता था, कभी ब्लेड ले जाता था छुपा के और उसमें से काट के ले जाता था और फिर अपने एल्बम में चिपकाता था। तो क्रिकेट के प्रति दीवानगी थी। और कमेंटेटरों की नकल में ऐसे कर, जैसे बाथरूम में गाने गाते हैं ना, बाथरूम सिंगर्स जिनको कहते हैं, मैं कमेंट्री गुनगुनाया करता था। तो सब लोग कहते थे पागल है लड़का है, तो विचित्र बात करता है, लेकिन मैं करता था। तो फिर वो पिताजी को मैंने कहा कि नहीं, मुंबई टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और वो रिची बेनो की विश्व विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया की आई हुई है, मुझे मैच देखना है, मैं नहीं जानता कुछ भी हो। पिताजी ने कहा भैया अपन मध्यम वर्गीय, तब 15 रुपये महीने के मकान में रहते थे हम लोग, और 2 वक्त खाने की भी मुसीबत पड़ती थी। लेकिन मैंने जिद पकड़ी कि मुझे तो पता नहीं था ना, छोटा लड़का था, मुझे क्या पता कि पिताजी किन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, माली हालत क्या है, इनका बिल्कुल अंदाज़ नहीं था। मैं तो बस अपने शौक़ कि क्रिकेट मैच देखना है, मतलब देखना है। तो मैंने कहा मुझे मैच देखना है, कुछ भी हो। माँ ने एक चपत जमाई कि इसकी हर इच्छा पूरी करते हो, इसको मना करो मत ले जाना इसको। लेकिन पता नहीं पिता होते कैसे हैं, विचित्र किस्म के प्राणी होते हैं। ये मुझे ले गए बम्बई। अब उनको देखिए क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, उनको अपने बेटे में दिलचस्पी थी, तो वो मुझे ले गए बम्बई में। उनको पता नहीं था कि 50,000 लोग अगर अंदर बैठे हैं मैच देखने के लिए, तो 50,000 लोग बाहर खड़े हैं इस फिराक में कि कहीं घुसने का कुछ मौका मिल जाए। तो वो तो बेचारे मासूम थे, उनको क्रिकेट से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। तो हम 4 दिन तक पिता पुत्र ब्रेबोर्न स्टेडियम के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे, और टिकट का जुगाड़ नहीं हुआ, और जो मिल रहे थे ब्लैक में मिल रहे थे, उतना पैसा था नहीं। चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई। उसने कहा कि ये पिताजी को व्यंग्य में कहा कि भाई साहब 4 दिन से घूम रहे हो, कुछ जुगाड़ नहीं हुआ क्या? तो बोल पिताजी ने कहा, जैसे पिता जैसे होते हैं, उन्होंने कहा देखिए मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं, ये बच्चे का दिल टूट जाएगा, इंदौर से आए हैं हम लोग, 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं और मैच नहीं देख पाएंगे तो बहुत दुखी हो जाएगा। तो उसको दया आ गई। उसने कहा एक काम करता हूँ, चाय पान के समय जो लोग बाहर आते हैं ना, और उसके बाद फिर अंदर जाते हैं, तो उस समय मैं इस बच्चे को भीड़ के साथ अंदर ठेल दूंगा। लेकिन पिताजी को कहा कि आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। अब पिता नाम की वस्तु पता नहीं, आप तो जानते ही हैं, आपके माता पिता भी हैं, वो होते ही ऐसे हैं। तो उन्होंने, पिताजी ने कहा, वो मुझसे ज़्यादा खुश हो गए, बोले हाँ मैं बाहर खड़ा रहूँगा। और मैं तो 13 साल का था, मैंने ये भी नहीं सोचा कि इतनी संवेदना भी नहीं थी कि आदरणीय पिताजी 90 मिनट तक बाहर खड़े रहेंगे, और मैं अंदर फुदकता हुआ चला गया। मैच देखा, रिची बेनो को देखा, रे लिंडवाल को देखा, नॉर्मन ओनील को देखा, नील हार्वे को देखा, जितने क्रिकेटर्स मैंने फ़ोटो इकट्ठे कर रखे सब दिख रहे थे मुझे। और मैं तो तबीयत खुश हो गई, लोग नारे लगा रहे थे, कोई भारत माता की जय बोल रहा है, कोई भारतीय तिरंगा झंडा। वातावरण से मैं तो मोहित हो गया, पहली बार इतना बड़ा क्रिकेट मैच देख रहा था। तभी मेरी दृष्टि कमेंट्री बॉक्स पर पड़ी। मैंने कहा यहाँ कौन बैठा है? किसी ने कहा कि यहाँ तो विजय मर्चेंट और बॉबी तलियार खां कमेंट्री कर रहे हैं। और मैंने देखा क्या बढ़िया जगह है, बिल्कुल पिच की लाइन में है, यहाँ तो स्विंग और कट सब दिख रहा है। तो इतनी बढ़िया जगह, मन में एक हुक सी उठी कि क्या कभी यहाँ बैठने का भी मौका मिल सकता है। देखिए कई बार जंगली सपने भी कैसे सच होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला टेस्ट मैच 1972-73 में उसी ब्रेबोर्न स्टेडियम से उसी कमेंट्री बॉक्स से किया। तो कहते हैं ना कि कैसे पूरा हुआ, क्योंकि खुली आंखों से सपना देखा, बंद आंखों से सपना नहीं देखा। इसमें 2 बातें हैं। देखिए मैं तो एक बहुत ही मामूली विद्यार्थी था, टाटपट्टी वाले स्कूल में पढ़ता था, साधारण विद्यार्थी था। रोज़ मुर्गा बनाते थे, पुराने ज़माने में तो बहुत मारते थे एक सवाल का जवाब नहीं दिया तो एक उठाकर झापड़ मार देते थे। और ज़रा सा कुछ भी बात कही किसी से कर ली तो तुरंत जाकर मुर्गा बना देते, और मुर्गा बनाने के बाद पीठ पर जो हड्डियाँ होती थी ना, उस पर डंडा मारते थे, या फिर कहते थे कि इन उंगलियों पर यहाँ रखो, ऐसे उंगली रखो, यहाँ पर डंडा मारते थे। तो मुझे अभी भी याद करता हूँ तो दर्द होने लगता है याद से ही। लेकिन फिर भी उन तमाम टीचर्स की आज भी मुझे याद है कि उनके डर से 1 से 30 तक के पहाड़े पहली क्लास में याद हो गए थे। तो डर, कहते हैं ना, डर क्या क्या करा देता है। तो इतने सब पहाड़े याद थे, 1 से 30 तक पहाड़े कोई भी, और 1 से 52 तक के पाठ जितने भी थे इतिहास के, सब याद हो गए थे मुँह ज़बानी, डर के मारे। तो ये तमाम बातें थी। तो कहने का मतलब ये कि मेरे जैसा मामूली विद्यार्थी
जो टाटपट्टी स्कूल में पढ़ा, मामूली विद्यार्थी, द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ तो वहाँ भी 4 साल सप्लीमेंट्री लाकर पास हुआ। मेरे जैसा विद्यार्थी भी अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का कमेंटेटर बन सकता है और पद्मश्री की उपाधि प्राप्त कर सकता है, तो आप लोग तो बहुत अच्छे स्कूलों में जाते हो। तो ये बात सीखने की है कि आप लोग अगर मेहनत करोगे, कमिटमेंट के साथ काम करोगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। और कोशिश करिए, कहानी इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत अच्छा विद्यार्थी था या बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, मेरी कहानी सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरे जैसा मामूली लड़का भी अगर इतनी ऊंचाई प्राप्त कर सकता है तो आप लोगों को तो बहुत अच्छे स्कूलों में और कॉलेजों में भेजते हैं आपके माता पिता। तो ये एक और बात आपको बताना चाहता था। देखिए, भाग्य का मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट जो होता है ना, तकनीक, तरतीब, तरकीब और फिर तकदीर, इन सब का खेल होता है। अच्छा, तकदीर का भी खेल होता है क्रिकेट। अब सुनील गावस्कर की कहानी तो आपको पता है कि नहीं पता हो तो बता देता हूँ कि जब उनका जन्म हुआ था ना, तब उस समय उनके कान के यहाँ पर एक छेद था जो किसी ने देखा नहीं था। जो उनके एक जो रिश्तेदार थे, नानजी भाई, वो उन्होंने देख लिया था। अगली बार फिर 2 दिन बाद फिर नानजी भाई आया अस्पताल में फिर से बच्चे को देखने, तो उन्होंने कहा, अरे ये आपके गोद में जो बच्चा है ये तो वो नहीं है, इसके कान के पास छेद नहीं है ये तो ये लड़का बदल गया है। कि वो नहलाने ले जाती ना भाइयाँ जब, तो उसमें बच्चा बदल गया था। तो बाद में फिर उन्होंने कहा, अरे फिर उस बच्चे को ढूंढ निकाला जो असली सुनील गावस्कर थे, और फिर बच्चे की अदला बदली हुई और फिर सुनील गावस्कर। अब आप सोचो, सुनील गावस्कर ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि अगर वो बच्चा नहीं बदलता तो मेरी जगह जो बच्चा होता, क्या वो भी क्रिकेट खेलता, क्या वो भी इतनी बड़े स्केल पर आगे भी। एक कहते हैं ना कि एक तो होती है प्रारब्ध जो आपके लिए लिख दिया है भगवान ने, और एक होता है कि उस प्रारब्ध को आप कैसे सुधार सकते हैं अपनी मेहनत द्वारा। तो सुनील गावस्कर इसके एक बहुत बड़े उदाहरण हैं जो कि आगे बढ़ सकते हैं। जी, किस तरह से आगे बढ़े, दुनिया आज भी उनके गुणगान करती है। एक और बात कहता, क्रिकेट एक सिखाता है हमको साहस की बातें, कि आप में साहस, विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे बढ़ते हैं, विदेशों में जाते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, वहाँ के वातावरण से आप दब तो नहीं जाते। इसके कई उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि सन 1982 में मैं पाकिस्तान भी 2 दफ़े जा चुका हूँ, 1978 और 1982 में। तब तो रेडियो के ही दिन थे, टेलीविज़न तो था नहीं। उसकी कमेंट्री करने के लिए गया था मैं, और पूरा हिंदुस्तान कमेंट्री सुन रहा था। 1982 में क्या खेल के ज़रिए 2 देशों के रिश्तों को सुधारने की बात चल रही थी। तो एक शाम को फिर हमारे जो मैनेजर थे, फतेह सिंह राव गायकवाड़, जो कि बड़ौदा के महाराज, आप जानते हैं बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ साहब, तो उनका बड़ा रसूख था। सारे कराची में और सारे पाकिस्तान में उनको बहुत लोग जानते थे और उनकी बड़ी इज्जत करते थे। तो इसीलिए उनको मैनेजर बनाकर भेजा था। तो उन्होंने एक पार्टी रखी भारत की तरफ से, तो पार्टी में मैं भी गया था और बाकी फतेह सिंह राव गायकवाड़ भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था, गावस्कर साहब भी खड़े थे, और शहर के नामी गिरामी जितने भी लाहौर के लोग थे वो सब आ रहे थे। तो फिर बाद में बात हुई तो उन्होंने कहा कि अचानक गहमा गहमी हुई, और किसी ने कहा कि भाई ये गहमा गहमी किस बात की है। तो किसी ने कहा कि भाई ये कोई बड़ी प्रतिभा आ रही है। तो मैंने भी आंखें बड़ी बड़ी, 27-28 साल का, तो कौन आ रही हैं भाई, मेरी भी आंखें बड़ी, कोई फिल्म स्टार आ रही हैं, कौन आ रही हैं। तो जब आई तो फिर फतेह सिंह राव गायकवाड़ ने परिचय कराया इनका कि भाई ये सुनील गावस्कर साहब हैं। उस महिला से परिचय कराया कि ये सुनील गावस्कर साहब हैं, भारत के सबसे मशहूर क्रिकेटर हैं, दुनिया इनका लोहा मानती है, आप तो जानते ही होंगे। तो उस महिला ने कहा, जी नहीं, मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो ज़हीर अब्बास और इमरान खान को जानती हूँ। फिर उन्होंने गावस्कर साहब से पूछा कि सब आप ये भले ही आपको नहीं जानती हैं, लेकिन आप तो जानते होंगे, ये मल्लिका तरन्नुम नूरजहां हैं, आप तो इनको जानते होंगे। तो साहस की बात जो मैं कर रहा हूँ ना, तो सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि देखिए, मैं तो इन्हें नहीं जानता, मैं तो लता मंगेशकर को जानता हूँ। तो आप समझे ना, तो विदेशी भूमि पर भी साहस की कई कहानियाँ
मौजूद हैं। मुझे कहा गया कि अब प्रश्नोत्तर की बातें होंगी, तो अब मैं सोचता हूँ कि इतनी ही बात है। आखिरी बात मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि एक बात हमेशा ध्यान रखो कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो ना, आखिरकार वो चाहता यही कि लोग उसको उसकी कला के बजाय उसके अच्छेपन के कारण जाने। अच्छेपन की बड़ी कदर होती है। तो वो लोग, सुनील गावस्कर साहब ने मुझे एक दिन बड़े भावुक हो गए थे दक्षिण अफ्रीका में, और मुझे कह रहे थे, कमेंट्री करने के लिए गए थे 96-97 में, मुझे कह रहे थे कि देखिए दुनिया कहती है कि तुम सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन हो दुनिया के, बिना हेलमेट के खेल रहे हो, आपसे बड़ा कोई नहीं। ये सुन सुन के कान पक गए। मैं समझता हूँ कि 4 आदमी भी अगर ये कहने वाले मिल जाएं कि आप अच्छे आदमी थे, तो मैं समझता हूँ जीवन धन्य होगा। तो ये भी एक सीखने की बात है कि अच्छे आदमियों की हमेशा कदर होती है। अच्छे आदमी आजकल कम हो गए, अपने वाले तो बहुत हो गए, अच्छे वाले कम हैं, लेकिन हमेशा अच्छे वालों की तलाश करो। धन्यवाद। सुशील दोशी यांनी आत्ताच काही प्रसंग, काही अनुभव आपल्यासमोर सांगितले। त्यांची समालोचनाची सुरुवात कशी झाली ते पण त्यांनी या ठिकाणी आपल्याला थोडक्यामध्ये सांगितलं। आणि आताच त्यांनी सुनील गावस्करांचा एक प्रसंग पाकिस्तानमध्ये घडलेला आणि त्याच्यातून त्यांनी दाखवलेलं साहस हे पण आपल्याला या ठिकाणी सांगितलं। सुशील जी, मैं इस ऐतिहासिक नगरी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुनील गावस्करांचाच विषय निघाला म्हणून एक आठवण आणखी एक सांगतो मी, की जेव्हा गावस्कर भारतीय संघासाठी खेळत होते आणि 75 ते 1987 म्हणजे ते 87 साली निवृत्त झाले, या दरम्यान त्यांचा खेळ खूपच असा बहरलेला होता। म्हणजे त्यांनी जी 34 शतकं मारली, त्या 34 शतकांमधली 29 शतकं ही 75 ते 1987 या कालखंडातली आहेत आणि त्यातल्या 22 शतकांचे सुशील दोशी हे साक्षीदार राहिलेले आहेत। आणि ते जेव्हा गावस्कर खेळत असत आणि ते रेडिओवर जेव्हा समालोचन आपण त्यांचं ऐकत होतो, तेव्हा त्यांचा असा उल्लेख असायचा की सुनील मनोहर गावस्कर दुनिया के सबसे अच्छे उद्घाटक बल्लेबाज, असं ते त्यांच्या समालोचनामध्ये दर्शकांना किंवा श्रोत्यांना सांगत असत। तो आज त्याच्यात थोड़ा सा बदल करून सुशील निरंजन लाल दोशी, भारत के सबसे अच्छे हिंदी कमेंटेटर, आज हमारे बीच मौजूद है और हम उनका यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं। सुशील दोशी यांचा समालोचनाचा प्रवास म्हणजे आताच त्यांनी मगाशी सांगितलं की ते ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर वडिलांसोबत गेले होते आणि त्यांनी कशीबशी ती मॅच एक दिवस त्यांना थोड्या वेळ बघता आली आणि नंतर त्याच ब्रेबॉर्न स्टेडियमवरून त्यांच्या कसोटी समालोचनाची कारकीर्द ही 1972-73 म्हणजे भारतीय दौऱ्यावर इंग्लंडचा क्रिकेट संघ भारताच्या दौऱ्यावर आलेला होता टोनी लुईसच्या नेतृत्वाखालचा, आणि त्या दौऱ्यापासून सुशील दोशी यांची कसोटी हिंदी समालोचनाची कारकीर्द सुरू झाली। तर आपण जर बघितलं, आता इथं बरेचशी लहान मुलं आहेत, त्यांना तेवढा भारतीय क्रिकेटचा इतिहास माहिती नसेल, परंतु भारतीय क्रिकेटचा म्हणजे कसोटी क्रिकेटचा इतिहास हा 1932 पासून सुरू झाला, म्हणजे त्याला आज 90 वर्ष जवळपास पूर्ण होऊन गेलेली आहेत, म्हणजे त्याच्या शताब्दीकडे आपण आता चाललेलो आहोत। आणि त्यावेळेला इंदोरचेच असलेले कर्नल CK नायडू हे भारतीय क्रिकेट संघाचे पहिले कप्तान होते आणि योगायोगाने सुशील दोशी यांची कर्मभूमी इंदोर हीच आहे आणि या शहराला क्रिकेटची खूप मोठी परंपरा लाभलेली आहे। आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील पदार्पणानंतर भारतीय संघाने पहिली कसोटी तब्बल 20 वर्षांनंतर म्हणजे 1952 साली जिंकली होती। त्यानंतरच्या 20व्या वर्षात म्हणजे 1971 साली परदेशातील पहिली मालिका आपण जिंकली इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिजमध्ये, आणि त्यानंतर 12 वर्षांनी म्हणजे 1983 साली भारतीय क्रिकेट संघाने एकदिवसीय विश्वचषक सर्वप्रथम जिंकलेला होता। आणि या सगळ्या कालखंडाकडे बघितल्यानंतर असं लक्षात येतं की भारतीय क्रिकेटचं खरं सुवर्णयुग हे 1970च्या नंतर सुरू झालेलं आहे। सुरुवातीच्या 30-40 वर्षांमध्ये भारतीय संघाला अनेक चांगले नामवंत खेळाडू लाभले, जे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांनी चमक दाखवली। पण भारतीय क्रिकेट संघाचा इतिहास जर आपण सगळा बघितला
तर सुवर्णयुग ज्याला म्हणता येईल, म्हणजे 71 सुनील गावस्करांचं भारतीय क्रिकेट संघामध्ये पदार्पण झालं. याच दशकामध्ये भारतीय संघाची फिरकी चौकडी जगात गाजली. कपिलदेव निखंडचा उदय झाला. 83 साली आपण वर्ल्ड कप जिंकला. 90च्या दशकात सचिन तेंडुलकरचा उदय झाला आणि पुन्हा आपण नंतर 2011 साली वर्ल्ड कप जिंकला. हा जर सगळा प्रवास पाहिला तर तो जवळपास 50 वर्षांचा प्रवास आपण जर बघितला तर तो सुवर्ण काळ मानता येईल असा आहे. या दरम्यान आपण तिन्ही प्रकारच्या म्हणजे T20 विश्वचषक स्पर्धाही जिंकली आणि एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धा 2 वेळा जिंकली. या 50 वर्षाचा कालखंडाचे ते भारतीय क्रिकेटच्या साक्षीदार राहिलेले आहेत आणि 500हून अधिक एकदिवसीय सामन्यांमध्ये त्यांनी समालोचन केलेलं आहे हिंदीमध्ये आणि कसोटी क्रिकेटच्या जवळपास 90हून अधिक सामन्यांमध्ये त्यांनी भारतात आणि विदेशात जाऊन हे समालोचन हिंदीमध्ये केलेलं आहे. आणि भारतातलं क्रिकेटचं हिंदी समालोचन अतिशय लोकप्रिय करण्यात किंवा अगदी दुर्गम भागापर्यंत पोहोचवण्यात त्यांचं जे योगदान आहे ते अतिशय अपूर्व राहिलेलं आहे. आपल्यापैकी अनेकांना कल्पना असेल की वेगवेगळ्या क्षेत्रातील क्रीडापटूंना, क्रिकेट असेल, हॉकी असेल किंवा भारतातले इतर खेळ असतील, सगळ्या प्रकारच्या खेळांमधील खेळाडूंना वेगवेगळ्या कालखंडात पद्मश्री, पद्मभूषण किंवा पद्मविभूषण अशा पुरस्कारांनी सन्मानित केलेलं आहे. सचिन तेंडुलकरांनंतर आपल्या तत्कालीन भारत सरकारने त्यांना भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी किताब दिलेला होता, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. पण हे खेळ लोकप्रिय करण्यामध्ये ज्यांचं प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष योगदान असतं अशांची पूर्वीच्या काळात फार दखल घेतल्या गेलेली नाही, असं एक माझं निरीक्षण आहे. पण अलीकडच्या काळामध्ये पद्मश्री किंवा इतर पुरस्कार देतानाचे निकष यामध्ये खूप मोठा बदल झालेला आहे आणि सुशील दोशी यांनी 50 वर्षांहून अधिक काळ समालोचनाच्या क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाची नोंद घेऊन 2016 साली त्यांना हा पद्मश्री सन्मान प्राप्त झाला होता. त्यापूर्वी त्यांना इतर सन्मानांनी मध्य प्रदेश सरकारनेही त्यांना जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित केलेलं आहे आणि मध्य प्रदेश आणि इंदोर या दोन्ही भागाचं ते भूषण समजलं जावं असं व्यक्तिमत्व आज आपल्यामध्ये आलेलं आहे. मी त्यांना पहिला प्रश्न विचारण्याची विनंती प्रमोद सरकटे यांना करतो. संजयजींनी क्रिकेटचा इतिहास, सुवर्णकाळ आणि हा आपल्यासमोर मांडलेला आहे. सुशीलजी दोशी आज उपस्थित आहेत. माझी विनंती, एकदा टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये पुनश्च एकदा आपण सुशील सरांचं स्वागत करू. आँखों देखा हाल हा तो हमें अनुभवलेला है, पर आपको सामने देखकर ये जो हालात हमारे दिल में उत्पन्न हुए हैं ये हम वर्णन नहीं कर सकते. हमारी सबकी भावना ये है कि एक ऐतिहासिक छत्रपति संभाजी नगर में आप आए हैं इस पद्म फेस्टिवल के लिए. ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन का यह पद्म फेस्टिवल और अजय जी देशपांडे मेरे मित्र और सभी जो ऑर्गेनाइज़र है उनका सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूँ इस फेस्टिवल के लिए. और आज के सेशन में हमारे बीच में उपस्थित सुशील जी दोशी सर, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप 13 साल के थे और आपको क्रिकेटर बनना था. बचपन से आपको क्रिकेट का बहुत शौक़ था, लेकिन जब आप स्टेडियम गए अपने पिताश्री के साथ, काफ़ी हालात वहाँ पे नहीं थे, पर वो आपने वहाँ पे, आपको वहाँ पे एंट्री मिली और आपने क्रिकेट का वह अनुभव वहाँ पे देखा. पर क्रिकेट देखते देखते आपने जब समालोचक बॉक्स में, जब कमेंट्री बॉक्स में जब आपकी नज़र गई, तो आपका क्रिकेट खेलने का जो मन था वो बदल के आपको कमेंट्री करने का मन कैसे हुआ, इसका कुछ आप जरा बता सकते हैं? वो होता है, देखिए वास्तव में जो कमेंटेटर होता है ना, सबसे पहले तो क्रिकेटर ही बनना चाहता है, लेकिन जब नहीं बन पाता है तो फिर क्या करेगा, आलोचक बन जाता है. तो वही मेरे साथ भी हुआ. लेकिन देखिए एक बात और थी कि आज तो बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत प्रेशर भी होता है. माता पिता भी प्रोत्साहित करते हैं, उनको मालूम है कि अगर IPL खेल लिया लड़का तो करोड़ों में खेलेगा, कॉलेज के लेवल पे भी खेल लिया तो इसका नाम हो जाएगा.
उस ज़माने में तो ये था कि मेरी जब सगाई हुई थी ना, तो मुझे कहा गया था कि किसी को कहना मत कि ये कलाकार तो भूखे मरता है, तो बोले कलाकार मत हटाओ इसमें से, नहीं तो इससे लड़के की सगाई नहीं होगी। हम तो जैन लोग हैं, तो अधिकांश लोग वणिक लोग रहते हैं। तो ये वो ज़माने में केवल मुझे याद है पहला मैच मैंने किया था 15 रुपये दिन में कमेंट्री। लेकिन मेरे दिल में जो एकमात्र प्यार जो रहा ना, वो कमेंट्री के प्रति रहा। देखिए, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं क्रिकेट का बल्ला खरीद सकूं। अभी किसी से उधार लेकर थोड़ा बहुत खेल लिया। और पहले क्रिकेट के बल्ले कैसे होते थे, ज़रा सा खेला कि छिलपट उखड़ जाती थी, और रात भर वो उसको तेल में उसका स्ट्रोक खोलने की कोशिश किया करते थे। तो वो ज़माना अलग था, पैसे की बिल्कुल कमी थी और लोग प्रोत्साहित नहीं करते थे। मुझे 6 महीने के लिए सिर्फ इसलिए फेल कर दिया गया एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो भी वाइवा में, इसलिए फेल किया गया कि ये लड़का बोले क्रिकेट कमेंट्री करने बहुत जाता है। मतलब क्रिकेट को इतना प्रोत्साहन था ही नहीं। इसको कहते हैं कि धारा के विपरीत बहकर भी हमने अपनी जेब से खर्च करके और काम किया। और मैं तो समझता हूँ, मैं तो शायद अपने बेटे को ये नहीं करवा सकता। मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा लड़के का करियर बनाना है या इसको कमेंट्री की तरफ। लोग कहते थे आपका लड़का तो आवारागर्दी कर रहा है, ये तो क्रिकेट कमेंट्री करने जाता है और कुछ कमाता तो कुछ है नहीं। मैं 3 साल तक इंजीनियरिंग किया मैंने, लेकिन 3 साल तक मैं केवल कुछ भी नौकरी नहीं की। मैंने मैगज़ीन निकालता रहा, खेल युग करके एक पत्रिका निकाली, और पिताजी ने जो थोड़ी बहुत पैसा कमाया था वो मैंने खो दिया। लेकिन क्या होता, कई बार कहते हैं कि सबक से सीखा, लेकिन बाद में जैसे जैसे मैच्योरिटी आई तब मुझे लगा कि देखिए, आपको सफल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कामयाब होते हैं ना व्यावसायिक तरीके से, तो आपकी कला को भी लोग अलग तरह से आंकने लगते हैं। ये एक सच्चाई है, हम लाख कहें कि नहीं कलाकार तो कलाकार होता है। पैशनेट होना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आपका जो पसंदीदा, जैसे आप इंजीनियर थे और आपको समालोचक के दौर पे आपने जो शोहरत नाम हासिल किया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बचपन से आपने अलग अलग क्रिकेटर्स के जो कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह कलेक्ट करके, पेपर की कटिंग्स कलेक्ट करके एक एल्बम बनाया था, और उनको देख के आपकी जो आप चाहते थे कि आप भी कभी इस तरह से बने, ये पैशनेट था। लेकिन आप इंजीनियर बनना ये घर वालों का आपको फोर्स था, या फिर आपको खुद भी आप इंजीनियरिंग बनने में पैशनेट थे? नहीं, इंजीनियरिंग तो मैं करना नहीं चाहता था। उस समय क्या था कि बड़े भाई मेरे दोनों बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। अच्छा। एमटेक हैं IIT से। हम 4 भाई हैं, 3 एमटेक हैं, मैं ही कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं खाली BE हूँ। और मैं घर में सबसे अनाड़ी, और सबको मुझ पर दया आती थी कि इस लड़के को अपने को मदद करनी। तो क्या होता था, बड़े भाई का स्लाइड रूल, बड़े भाई की साइकिल, बड़े भाई की किताबें, बड़े भाई के कपड़े, ये सब मुझे मिल जाएंगे, तो कुछ अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। देखिए, गरीबी के दिन जो जानते हैं, गरीबी से गुजरे हैं। क्या बात है, वो आपका दौर था और आपने उस हालात में इंजीनियरिंग अपने पास किया, डिग्री हासिल की, और वो फील्ड छोड़ के आप इधर आ गए। ये एक आर्ट, आपके जो गले में जो आर्ट है, अभी मैं भी एक सिंगर हूँ, म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, लेकिन आपको देख के मुझे भी मेरा बचपन याद आ रहा है कि बचपन में मैं भी अनूप जी जलोटा, मेरे गुरु पंडित रघुनाथ मंगेशकर, इनके बुक्स में गाने देख के गाता था। और जो पैशनेट, और मुझे वाकई घर में जो फोर्स था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो मुझे मेडिकल MBBS में एडमिशन मिला, और मैं MBBS में 2nd ईयर तक किया और मैंने छोड़ दिया, और मेरे गाने में डबल ग्रेजुएशन करके मैं इधर ये फील्ड में आ गया। तो ये जो पैशनेट है, तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं, उनके फादर्स मदर्स जो भी है, सब पेरेंट्स भी आए हुए हैं। तो मेरा अभी सर से हम ये सीख हमें मिलती है कि जो चीज़ में हम पैशनेट है उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, नाम शोहरत मिल सकती है। जैसे अभी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हमारे दोषी सर हमारे बीच में है, तो बच्चों के उनमें जो हुनर है वो बचपन में ही दिखाई देता है। जैसे पिताजी ने, निरंजन जी ने वो टाइम में आपका हुनर देखा कि वो चाहते नहीं थे कि आप क्रिकेटर हो जाए, या क्योंकि आप कमेंट्री सुन के घर में बड़बड़ करते थे, और सब भाई आपको चिल्लाते थे कि अरे यार ये क्या, सब विजय मर्चेंट जी की, इनकी सब जो वो टाइम में कमेंटर थे, उनकी कमेंट्री सुन के आप घर में बस वो प्रैक्टिस करते थे। गाना वोकल जो है, गाना हो या आपका कमेंट्री हो, ये एक आर्ट है
जो गॉड गिफ्टेड जो हमें मिलती है, तो वो समय का मैं सोचता हूँ कि जब आप घर में जो कमेंट्री का प्रैक्टिस करते थे वो आपका रियाज होता था। मैं ऐसा समझता हूँ बचपन में कि उसका जो रिजल्ट है आपके आज के पूरे शोहरत से दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हैं उनसे दोषी सर का एक ये उनका पैशन देख के 2 लाइन मुझे याद आ रही कि तुम में अगर हीरे की चमक है, तुम में अगर हीरे की चमक है तो अंधेरे में भी चमकोगे। तुम में अगर हीरे की चमक है तो अंधेरे में भी चमकोगे, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। ये हुनर, ये जो पैशन है, आज बच्चे हैं, आप यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ा मैसेज आपकी उपस्थिति से मिल रहा है। और आपने इतनी अच्छी तरह से जो शोहरत नाम हासिल किया है समालोचक के माध्यम से, आज यहाँ पर उपस्थित है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अगले क्वेश्चंस के लिए संजय जी को अनुरोध करता हूँ। उसके अगला सवाल मैं आपसे करूँगा। अभी आपने जो जिक्र किया बम्बई ब्रेबॉर्न स्टेडियम का, पुलिसकर्मी की मदद से आप अंदर गए और उन्होंने आपको मैच देखने का मौका दिया, और उसके 13 साल बाद आपका वही स्टेडियम पर कमेंटेटर बोल के आपकी एंट्री हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये कमेंट्री का पहला जो अपना टेस्ट क्रिकेट का अनुभव होता, क्योंकि उसके पहले आप रणजी ट्रॉफी की कमेंट्री कर चुके थे, लेकिन उस वक्त का आपका पहला अनुभव जो था उतना अच्छा नहीं था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के कमेंट्री का आपका पहला अनुभव कैसा रहा? नहीं, अद्भुत था। देखिए, मैं तब 25 साल का ही था, और तब कमेंटेटर जो होते थे वो 55 साल 60 साल, विजय मर्चेंट, बॉबी तलियार खां, ऐसे लोग हुआ करते थे, आनंद सेतलवाड़, ये सब बड़े बड़े कमेंटेटर, डिकी रत्नाकर, ऐसे लोग होते थे। तो मैं जब गया वहाँ पर कार्ड लेकर, तो आकाशवाणी लिखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे तो रोक ही लिया, बोले ये लड़का कमेंटेटर नहीं हो सकता है, इसको ये गलत किसी का कार्ड मार कर ले गया। उस समय फ़ोटो भी नहीं लगता था उस पर, खाली नाम लिखा रहता था और आकाशवाणी लिखा हुआ था। तो मुझे रोक लिया, बोले ये गलत कार्ड किसी का लगा कर। फिर उन्होंने आकाशवाणी वालों को बुलाया और फिर मुझे ऊपर किया। देखिए, बहुत दिक्कतें आई, मैं आपको सही बताता हूँ कि जब सबसे पहले हिंदी कमेंट्री जब शुरू की ना, तब अंग्रेज़ी वाले टूट पड़े। वो कहने लगे कि तो क्रिकेट खेल की हत्या है। जो खेल 22 यार्ड से शुरू होता है, जो खेल FPS सिस्टम फुट पाउंड सेकंड से शुरू होता है, उसमें हिंदी का क्या काम? तो हो ही नहीं सकता। और कितने ही क्रिकेटर्स को उन्होंने कहा था उस समय कि भाई क्रिकेट कमेंट्री कर सकते हो तो कोई आइए, सब ने कहा हिंदी कमेंट्री तो हो ही नहीं सकती। उस समय कोई भाषा ही नहीं थी, किसी को मालूम ही नहीं था। और हिंदी वालों ने भी इसका विरोध किया। उनका कहना था कि भाई आधी हिंदी आधी अंग्रेज़ी में कैसे बात करोगे? स्क्वायर लेग को क्या कहोगे? वर्गाकार पैर कहोगे? फाइन लेग को क्या कहोगे? चिकने पाँव कहोगे? या सिली मिडॉन को क्या कहोगे? मूर्ख मिडॉन कहोगे? तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, उस समय इतनी ज़्यादा, मतलब हमारे लिए इतनी संकट पैदा कर रही थी और हमारे को इतना दबाव डाल रही थी कि हिंदी वाले भी खिलाफ थे। हिंदी वाले कह रहे थे कि पूरा शुद्ध हिंदी में बोलो, और अंग्रेज़ी वाले कह रहे थे कि तो क्रिकेट की हत्या हो रही। ऐसे समय मैं सोचता हूँ कि जो कुछ लोगों ने सलाह दी वो बहुत काम की थी। उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करो कि मूल आत्मा को मत मारो, स्क्वायर लेग को स्क्वायर लेग रहने दो, बाकी हिंदी बोलो। तो ये तमाम चीज़ें। लेकिन हिंदी कमेंट्री की जो सबसे बड़ी विशेषता रही ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो ये रही कि इसमें हम लोगों ने साहित्य भी काफ़ी रखा। हिंदी अगर भाषा में बात कर रहे हैं, जैसे मराठी में बात कर रहे हैं आप, तो मराठी की कल्चर, उसकी जो संस्कृति है उसको कायम रखते हो आप। लेकिन आज जो कमेंट्री हो रही है ना, आज हम सुन रहे हैं क्रिकेटर्स कमेंट्री करते हैं, आपने भी सुना हो कि एक फील्डिंग करते वक्त थोड़ा लड़खड़ाने गिर गया वो, तो लड़खड़ाने लगा चाल में, तो उन्होंने कहा इनका चाल चलन खराब हो गया है। अब चाल चलन तो आप समझ रहे हैं ना कि उनका तो मतलब उनका चरित्र ही खराब कर दिया उन्होंने। या फिर ये कहा कि सारे दर्शक खड़े होकर उनकी शतक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ऐसा भी हमने कमेंट्री में सुना। तो ये जो है ना, जो आप अगर भाषा नहीं जानते हो तो फिर भाषा के साथ आप अन्याय करोगे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, चाहे हिंदी हो मराठी में भी आजकल कमेंट्री होती है, लेकिन जो लोग गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसको सुनते हैं और उसका विरोध नहीं करते हैं,
उनका वो भी जिम्मेदार हैं अगर आज ख़राब कमेंट्री हो रही है। ऐसा नहीं कि जो करने वाले ही ख़राब कर रहे हैं, जो इसको सुन रहे हैं और सहन कर रहे हैं वो भी इसके जिम्मेदार हैं। जो आपके ज़माने में क्रिकेट का दौर था, जो माहौल था, वो आज के ज़माने में, जैसे आप अभी, क्रिकेट काफ़ी बदल गया है, तो वो समय और अभी का समय आपका क्या अनुभव है इसका? बहुत फ़र्क पड़ गया। मुझे याद है कि कर्नल CK नायडू साहब जिनका जिक्र संजीव जी ने किया, 1932 के भारतीय टीम के कप्तान थे, उनका आखिरी इंटरव्यू मैंने ही किया था और उनसे मैंने पूछा था कि कोई व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है, तो उन्होंने कहा गो आउट इन द सन एंड प्ले, धूप में जाओ, मेहनत करो और आगे बढ़ो। लेकिन आज तो रात में मैच हो रहा है। अब बेचारे आज होते तो क्या कहते, गो आउट इन द मून एंड प्ले। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। देखिए, कपड़ों का रंग बदल गया है, गेंद का रंग बदल गया है ना, और पिच अलग तरह की हो गई। पहले पिचेस कवर नहीं होती थे, आज पिच कवर होती है। गेंद का रंग पहले लाल था, सफ़ेद रंग की गेंद हो गई है। कपड़े बदल गए हैं और कितने सारे हेलमेट्स, और लगता है आदमी तो कोई चंद्रमा पर जा रहा है क्या, कहाँ जा रहा है। मतलब जितनी तरह के उसके ऊपर जितने लगे रहते हैं शिरस्त्राण, और ये पैरों के पैड्स और हैंड, जी यहाँ के ग्लव्स, और यहाँ के जितने भी बचाव के जितने सुरक्षा उपकरण लगे रहते हैं, उतने तो पहले थे नहीं। पहले साहस ही मुख्य बात थी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। और दूसरी बात ये कि पैसे के लिए खेल नहीं खेला जाता था। कपिल देव जब आए थे ना, 250 रुपये प्रतिदिन मिलता था, वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए और पैसा था नहीं। तब लता मंगेशकर जी ने प्रोग्राम किया उनके लिए। राज सिंह डूंगरपुर ने उनको कहा कि ये क्रिकेटर्स को हमने घोषित कर दिया, लेकिन पैसा तो है नहीं क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास। तो राज सिंह डूंगरपुर ने लता जी को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने एक प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट किया, सिर्फ इसलिए कि खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए मिल जाए। और देखिए, आज के क्रिकेटर्स जो इतना पैसा कमाते हैं ना, मुझे आश्चर्य होता है। एक क्रिकेटर ने मुझे कहा, ऑफ स्पिनर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे भी मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि यार एरापल्ली प्रसन्ना के पास मैं गया ऑफ स्पिन की कला सीखने, तो उन्होंने कहा कि भैया इसके तो पैसे लगेंगे। तो मैंने कहा यार क्या बुरा कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं ना, तो पैसे दे दो। आप तो कहीं शोरूम का ताला खुलवाने के 5 लाख 10 लाख रुपए ले लेते हो, तो वो आपसे, तो अगर ज्ञान देने के पैसे मांग रहा है तो देना चाहिए ना। उनके ज़माने में कुछ भी नहीं मिलता था, तो अच्छा कर रहे हैं, देना चाहिए आपको। तो क्या हो रहा है कि आज का क्रिकेटर बहुत सेल्फिश हो गया। पुराने क्रिकेटर अधिकांश, मतलब कुछ लोग अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग काफ़ी मतलब पब्लिक का काम भी करते हैं और काफ़ी सेवा कार्य भी करते हैं, लेकिन 90% जो होते हैं क्रिकेटर्स, वो बहुत ज़्यादा स्वार्थपरक रहते हैं और उनकी इच्छा ही रहती है कि दिलचस्पी के साथ उन्हीं से बात करना जिससे कुछ फ़ायदा हो। और दूसरी बात, जेब नहीं रखते हैं, जेब जो साथ वाला उसी से खर्च करवाते हैं। आपने इसी का जिक्र किया कि जैसे लता मंगेशकर जी ने चैरिटी शो किया क्रिकेटर्स के लिए। लता जी मंगेशकर क्रिकेटर्स के लिए, क्रिकेट उनका एक बहुत बड़ा पसंदीदा खेल था। मैं संगीत क्षेत्र में, इसलिए मैं उनकी बात जिक्र कर रहा हूँ। जैसे आपने लाहौर में जो मैच हुई थी, सुनील गावस्कर जी का जिक्र किया है कि जिन्होंने, कि मैं नूरजहां को नहीं पहचानता हूँ, इंडियन सिंगर लता मंगेशकर जी को पहचानता हूँ। ये बड़ी फ़ख्र की बात है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा संगीत और आजकल हमारा क्रिकेट इस जगत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका अभिमान, गर्व आप सबको है, हमें है। और जब भी हम जैसे परदेश में जाते हैं, उधर का संस्कृति देखते हैं, संगीत सुनते हैं, और हमारे क्रिकेटर्स तो नो डाउट सब वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर्स हमारे देश में हैं। तो हम जब बाहर की संस्कृति देखते हैं, मैं दो लाइन में कहूँगा कि जब हम हमारे भारत देश में लौटते हैं, भारत, तो फिर हमारे बाहर का जो वर्ल्ड, बाकी देश में हम देख के जब हम हमारे देश में लौटते हैं, तो हमारे मन की भावना सिर्फ एक ही आती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, हम पर हमें गर्व है। अभी एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने नाम लिया, तब नूरजहां ने, वो लोग भले ही कितना भी कहें कि नूरजहां और लता मंगेशकर के बीच में कुछ भी आपस में स्नेह उतना नहीं था, लेकिन उन्होंने सबसे पहली बात है लता जी कैसी हैं, मतलब ये पूछा, तो दोनों में बहुत आपस में स्नेह बहुत था। और उनके कलाकार का कलाकार से जो संबंध रहता है ना, और जब मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि जब वो
वाघा बॉर्डर पर आई थी और दोनों बिल्कुल गले मिलकर रोने लगे, लता मंगेशकर और नूरजहां। तो नूरजहां भी अपने आप में बड़ी गायिका थी। तो ये बात अलग है, जो किस्सा सुनाया वो अलग तरह का था कि वो जानबूझकर वो भारतीय क्रिकेटर्स को नीचे दिखाना चाहते थे, दबाव डालना चाहते थे ताकि भारतीय क्रिकेटर्स खराब प्रदर्शन करें। के पहले कुछ हिंदी कमेंटेटर को लोगों ने सुना होगा, लेकिन आपके ज़माने में आपकी जब शुरुआत हुई, आपके साथ में चंदू सरवटे उसके पहले ही थे, बाद में रवि चतुर्वेदी, मुरली मनोहर मंजूर, ऐसे भी हिंदी कमेंटेटर्स हमने सुने हैं, देखे हैं। लेकिन आपकी जो भाषा कमेंट्री के दौरान और आपके जो शब्दों का चयन जो रहा है, उसमें एक अलगता सबको दिखाई दी है। तो इसके लिए आपने कुछ हिंदी के बारे में कुछ विशेष प्रयास किया था क्या? नहीं, देखिए, मैं तो आपने बहुत बड़ा दिल को छूने वाला प्रश्न किया, क्योंकि देखिए मैं तो इंजीनियरिंग की या कोई हिंदी का विद्यार्थी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे जाना जाता है हिंदी के लिए, हिंदी कमेंट्री के लिए और अच्छे हिंदी शब्दों के लिए। इसका कारण ये कि मुझे बचपन से जो बात कही गई थी ना, वो ये कही गई थी कि दिल से महसूस करो और फिर बोलो। तो अगर आप दिल से महसूस करोगे तो लोगों के दिलों को छुओगे। तो ये जब आप काम करते हो ना, जैसे इतने सारे नए नए शब्द मैंने निकाले, जैसे कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी आप अक्सर सुनते हैं, तो इसका शब्द मैंने निकाला था कि शंका का गलियारा, और लोगों ने कहा कि साहब ये तो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी से भी अच्छा है। अब जैसे शुरू में जब आपको जिक्र कर रहा था ना, शुरुआत के संघर्ष के दिनों में जो हिंदी भाषा कैसे बनाई, जैसे मैंने स्क्वायर कट करता है तो मैंने सोचना शुरू किया था कि भाई इसका हिंदी में कैसे क्या करेंगे। तो पिताजी ने कहा कि आप तो एक काम करो कि तुम तो सोचो कि खिलाड़ी गतिविधि क्या कर रहा है। तो मैंने देखा कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आती है, ऑफ स्टंप के बाहर आती है, और जो बल्लेबाज होता है वो गेंद अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बना लेता है और फिर स्क्वायर कट कर देता है 4 रन के लिए। तो ये क्या हो गया, इसमें भाषा भी बन गई और एक शैली भी विकसित हो गई। तो आपने देखा होगा मेरी शैली एक अलग ही शैली है, वो बिल्कुल अलग तरह की शैली है, किसी की नकल नहीं, ओरिजिनल जिसको कहते हैं ना, जैसे मुकेश और किशोर कुमार अपने समय के या मोहम्मद रफ़ी अपने समय के अलग बिल्कुल ओरिजिनल थे, वैसे ही जो उस समय के जो कमेंटेटर थे, जसदेव सिंह है या रवि चतुर्वेदी जिनका आपने जिक्र किया, या मुरली मनोहर मंजूर, हमारी अपनी अलग अलग शैली थी और अपनी अपनी शैली से पहचाने जाते थे। देखिए आज हमसे ज़्यादा लोग कमेंट्री कर चुके हैं, ज़्यादा संख्या में, लेकिन आप लोगों के दिमागों में रजिस्टर्ड नहीं है वो। इसका कारण ये कि उन्होंने अपनी शैली विकसित नहीं की और वो जैसे तैसे वाक्य पूरे करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हिंदी अच्छी बोलना है, वाक्य अच्छे बनाना है, लोगों के दिलों को छूना है, ये तमाम चीज़ें नहीं सोचते थे। मैं इस पे एक सवाल करूंगा आपके, कि बचपन में आप जैसे कि एक मुलाकात में मैंने आपको सुना है कि आपने अलग अलग कमेंटेटर्स, इंग्लिश, अंग्रेज़ी हो या हिंदी हो, हिंदी तो खैर आपने अपना एक ये शैली बना ली है, और अंग्रेज़ी कमेंट्री सुन सुन के आप उसका प्रैक्टिस करते थे, वो कॉपी करते थे घर में, आप जैसे वो उस तरह बात करने का प्रयास करते थे। तो वो उसके बाद अपनी शैली आपने कैसे बनाई? नहीं, वो उस समय शुरू में क्या होता था, जैसे जॉन अर्लट से मैं बहुत प्रभावित था, इंग्लैंड के कमेंटेटर थे, बड़ा अच्छा कमेंट, उनसे एक कला मैंने सीखी थी। उन्हें बाद में जब 1979 में इंग्लैंड में गया ना, उनको अपने कमेंट्री बॉक्स में भी लेकर आया था। तो उनकी कला, एक बड़े भारी कवि थे वो, उनकी बात थी कि किफ़ायत शब्दों की, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा व्यक्त करने की कला, असरदार शब्दों की प्रयुक्ति, असरदार शब्दों का उपयोग, कि उस शब्दों को हटा दो तो वो बात बने नहीं, ऐसे शब्दों का उपयोग, तो उसमें उनको महारत हासिल था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमेशा वज़नदार अच्छे शब्द बोलो, वज़नदार मतलब ऐसे शब्द जिसका एकदम दिल में बैठ जाए। तो मेरे पास हमेशा, जैसे अच्छे क्रिकेटर्स के पास 3 स्ट्रोक्स रहते हैं एक गेंद पर, वैसे मेरे पास 2-3 तरह के शब्द रहते हैं, उनमें से जो बोलने में कौन सा अच्छा लगेगा, दिलों को कौन सा अच्छा लगेगा, वो शब्द मैं चुनता हूँ। ये एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन धीरे धीरे आ जाता है, क्योंकि आप उस जगह को प्यार करते हो, उस कला को प्यार करते हो जिसने आपको बनाया है। यस, क्योंकि अपनी शैली बनाने के लिए कहीं से तो भी हम इंस्पायर होते हैं और उसमें हम अपना एक अलग शैली बनाते हैं। संजय जी, अगला
आपने भारत में तो शुरुआत की कमेंट्री की हिंदी में, और उसके बाद 1977 से आपको प्रदेश के भारतीय क्रिकेट टीम का जो प्रदेश दौरा रहा था, तो प्रदेश में भी जाके आपको आकाशवाणी की तरफ से कमेंट्री करने का मौका मिल गया। पाकिस्तान में गए आप, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले गए, वेस्ट इंडीज़ पे गए, उसके बाद इंग्लैंड का जो टूर हुआ था 1979-80 का, उसमें भी आप हिंदी कमेंटेटर बोल के गए थे। तो ये भारत में का तो आपका अनुभव आपने सबको बताया है, अपनी किताब में भी लिखा है, लेकिन प्रदेश में जो आपको अनुभव आए उसमें क्या विशेषता आपको दिखाई दी? नहीं, बड़ा ज़बरदस्त अनुभव। देखिए, मैं तो जैसे गंगाराम होता है ना कि मैं पहली बार हवाई जहाज़ में बैठा जब ऑस्ट्रेलिया गया, मतलब आप समझो कि इंदौर से बम्बई भी मैं ट्रेन में गया, और उसके बाद ज़िंदगी में पहली बार हवाई जहाज़ में बैठा, पहली बार, क्योंकि गरीबी की नींद थे। जैसा मैंने बताया, आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, 160 आदमी हमारे यहाँ काम करते हैं, इतना अच्छा कर लिया हमने मेहनत कर करके। लेकिन उस ज़माने में बड़ी मेहनत की और बहुत मुश्किल से धन कमाया। लेकिन उस समय क्या, जब बैठे अंदर तो अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं थी, तो एयर होस्टेस आई, उसने कहा कि ब्लैक टी और वाइट टी। उसने पूछा तो मैंने कहा कि भाई टी तो, चाय तो काली होती है, उसके बाद दूध डालते हैं, तो आई सेड ब्लैक टी। तो अब वो काली चाय दे गई। अब काली चाय तो कभी ज़िंदगी में पी नहीं, लेकिन शर्मा शर्मी में वो भी पी गए। फिर ऑस्ट्रेलिया गए, और वहाँ पर जब कमेंट्री की, मुझे पता नहीं था मैं अच्छी कमेंट्री कर रहा हूँ या ख़राब कर रहा हूँ। तो फिर बाद में मेरे साथ जो कमेंट्री बॉक्स में पड़ोस में थे ऑस्ट्रेलिया के कीथ मिलर, जो बहुत मशहूर क्रिकेटर भी रहे हैं, दुनिया के महानतम ऑलराउंडर्स में से एक माने जाते हैं, वो कमेंट्री करते थे ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो वो एक दिन जब कमेंट्री बॉक्स में मैं कमेंट्री कर रहा था, पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे पीछे खड़े थे। तो मैं तो घबरा गया, मैंने कीथ मिलर मेरे पीछे खड़े, इनके फ़ोटो इकट्ठे किया करता था। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा, बॉय, आई हैव नॉट अंडरस्टूड ए सिंगल वर्ड ऑफ वॉट एवर यू हैव सेड, लेकिन वॉट एवर केम इन टू माई ईयर्स वॉज वेरी स्वीट। मेरे कानों में जो कुछ पड़ा वो मीठा ज़रूर था। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी भाषा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जीत थी। और दूसरा क्षण जो आप बता रहे हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया से जब वापस आया ना मैं, तो नेपियन सी रोड बम्बई में, आप तो बम्बई सब जाते रहते हैं, तो नेपियन सी रोड कितना अंग्रेजीदा इलाका है, बिल्कुल वहाँ कोई हिंदी बोल ही नहीं सकता। जल दर्शन बिल्डिंग और बड़ी मतलब आलीशान बिल्डिंग, सब साउथ बॉम्बे के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वहीं रहते हैं। तो मेरे बड़े ब्रदर वहाँ रहते थे, छोटा सा फ्लैट था उनका। तो मैं ऑस्ट्रेलिया से आया तो वहाँ रुका हुआ था, तो मुझे पता नहीं था मैं अच्छी कमेंट्री करके आया हूँ या नहीं, मुझे पता ही नहीं था। तो एक दिन नीचे चौगान में गया तो कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, एक बच्चा कमेंट्री कर रहा था, और चूंकि देखे टेलीविज़न तो था नहीं, दिखाते थे नहीं, तो कोई मुझे जानता नहीं था। तो एक लड़का जो कमेंट्री कर रहा था वो बोल रहा था कि मैं सुशील दोषी बोल रहा हूँ। तो उस अंग्रेजीदा इलाके में मुझे इतनी खुशी हुई हिंदी के लिए। और मैं सच कहता हूँ कि दो बातें, जब मुझे पद्मश्री भी मिला ना, दो बातों के लिए मुझे बहुत खुशी हुई। एक तो ये कि एक हिंदी कमेंटेटर को पद्मश्री मिला, भारतीय भाषाओं को पद्मश्री। अंग्रेजी कमेंटेटर्स भी तो हैं, मैं तो सोचता हूँ किसी मराठी कमेंटेटर को भी मिलना चाहिए। तो एक भारतीय भाषा के कमेंटेटर को अंग्रेजी कमेंटेटर के ऊपर एक पद्मश्री मिला। एक तो बात ये मुझे अच्छी लगी, और दूसरी बात मुझे अच्छी लगी कि मेरी माँ तब जिंदा थी, और मैं समझता हूँ मेरी माँ मुझे कहती थी कि यार जिसके बेटे को पद्मश्री मिल गया, अब मुझे जिंदा रहूँ या नहीं रहूँ पता नहीं, मैं तो उसका कोई कीमत ही नहीं जानता था। माँ तो माँ होती है ना। लेकिन उनके शब्द मुझे आज भी याद आते हैं। पता नहीं माता पिता कैसे होते हैं कि बच्चे की खुशी के लिए, मैं हमेशा इसीलिए बच्चों को कहता हूँ कि माता पिता ही दो ऐसे व्यक्ति होते हैं दुनिया में जो आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करो। दूसरा, आपका भाई भी होगा ना कहीं से आपको प्रतिस्पर्धा में होगा, आपका दोस्त भी आपकी कितनी भी प्रशंसा करें लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में होगा। लेकिन माता पिता ही दो ऐसे व्यक्ति होते हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं बात करता हूँ ना उनके बारे में। बचपन याद आ जाता है, और लगता है कि उनसे बेहतर कोई दुनिया में कोई शख्सियत होती ही नहीं है, ईश्वर के अवतार होते हैं। इसके पहले भी बताया था कि सुनील गावस्कर जी के 34 जो टेस्ट सेंचुरीज थे, उसमें के 22 सेंचुरीज जो आपने कमेंट्री करते समय देखे हैं। और मेरे जो पढ़ने में आया वो भी ऐसा है कि गावस्कर जी ने
दोनों टेस्ट में एक टेस्ट के दोनों पारियों में शतक लगाने का अवसर 2 बार उनको मौका मिल गया था। ये 2 ऐसे टेस्ट मैच थे कि दोनों पारी में उनके शतक थे और उस वक्त आप कमेंट्री कर रहे थे। हाँ, ये भी एक अपने आप में लोग कहते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मुझे नहीं पता था। और जो गावस्कर की बहुत सबसे अच्छी पारी मानी जाती थी कि वो इंग्लैंड में 236 रन की, उस वक्त भी आप रेडियो के ऊपर कमेंट्री कर रहे थे। तो ऐसे उसमें के कुछ आपके अनुभव हम हमारे श्रोताओं को सुनाइए। हाँ, वो तो इंग्लैंड का तो मैं कभी भूलता नहीं। ओवल टेस्ट मैच था 1979, तब मैं ही जाता था विदेशों में अधिकांश कमेंट्री के लिए, और ओवल टेस्ट मैच की कमेंट्री कर रहे थे। भारत को 438 रन बनाने थे जीतने के लिए आखिरी पारी में, और तब भारत तो जीतता नहीं था, लेकिन सभी सोच रहे थे कि लंच के समय या चाय पान के समय तक हार जाएंगे। लेकिन भारत ने जो शुरुआत की 160 रन पर तो पहला ही विकेट गिरते हुए भागीदारी चल रही थी। चेतन चौहान और गावस्कर के, आपके महाराष्ट्र के चेतन चौहान वो थे, गावस्कर के साथ बड़ी भागीदारी कर रहे थे, और भारत उस टेस्ट मैच में 429 रन बना गया था 8 विकेट पर। वो मैच ड्रॉ हो गया था, लेकिन भारत जीत रहा था उस मैच में भी। तो तब हुआ यूँ था कि जब 50-60 रन बचे थे ना, तब कुछ दर्शक जैसे अभी गए हैं ना कुछ लोग, उसी तरह से बाहर उठकर जाने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये, मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसे रोमांचक क्षणों में कोई जा कैसे सकता है। तो मैंने बाहर गया, अंग्रेजी कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा था, तो मैंने पूछा कि भाई हाउ कैन यू लीव द मैच एट दिस स्टेज, इट इज़ एट सच एन एक्साइटिंग स्टेज। तो कहने लगे कि हमारे डॉक्टर्स ने सलाह दी, हमें हार्ट प्रॉब्लम है, और डॉक्टर्स ने सलाह दी कि ये आपके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। तो मैंने तब सोचा कि देखिए हम कमेंटेटर्स लोग कैसे वहाँ की बातों को उठा लेते हैं। मैंने सोचा कि ये बात अगर इंग्लैंड में लागू है तो भारत के करोड़ों लोग जो सुन रहे हैं ना, तब टेलीविज़न तो था नहीं। 1979 में तो सब रेडियो ही सुन रहे थे। एक रेडियो सेट के सामने 20-20 लोग खड़े हो जाते थे। पान वाले की दुकान पे तो 500 लोग खड़े हो जाते थे और सुनते थे रेड कमेंट्री। तो मैंने सोचा कि पूरे हिंदुस्तान भर में कई लोगों को हार्ट की बीमारी होगी, तो ये शब्द बोलने चाहिए। तो मैंने कहा शायद ये मैच का, मैंने तब अपनी आवाज़ में ही कहा था, आवाज़ में कंपन लाते हुए मैंने कहा था कि अब ये मैच कमज़ोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है, और जो लोग ये कमेंट्री सुन रहे हैं अगर उन्हें दिल की बीमारी है तो शायद उनके डॉक्टर्स सलाह दे रहे होंगे कि ये रोमांच उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। तो ऐसा जब कहा ना, तो अगले दिन मुझे तो पता नहीं था कि कैसा किया। अगले दिन लोगों ने जैसे बम्बई एयरपोर्ट पे आ गए, मैं वहीं से बम्बई आ गया था, मतलब कमेंट्री करने के 2 घंटे बाद ही मेरी फ़्लाइट, 2-3 घंटे बाद ही फ़्लाइट थी। तो मैं बम्बई एयरपोर्ट पे आया तो लोग बम्बई एयरपोर्ट पे एकदम आगे बढ़ के गले, मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैंने कहा ये शायद मेरा सामान चेक करना चाहते। बोले सर कल आपने मज़ा ला दिया, और क्या दिल की बीमारी, और दिल धड़क गए थे हमारे। ये हिंदी कमेंट्री का ऐसा जोर। और पहली बार मैंने अंग्रेज़ी कमेंटेटर थे, आशीष रॉय थे, पहली बार मैंने किसी अंग्रेज़ी कमेंटेटर को ये कहते हुए सुना जब उनके हाथ में माइक्रोफोन आया कि डोंट वरी लिसनर्स, योर फेवरेट कमेंटेटर सुशील दोशी विल कम बैक सून टू यू। ऐसा कभी कोई अंग्रेज़ी कमेंटेटर कहा नहीं करता था। तो हिंदी कमेंट्री की जीत, देखिए भारतीय भाषाओं की जीत कुल मिलाकर, तो ये इस बात से हमेशा मुझे रोमांच हो आता है कि देखिए जिस काम को आप करने गए हो वो काम, देखिए 100 रुपये प्रतिदिन में कमेंट्री की इंग्लैंड जाकर, 100 रुपीज़ ए डे, जबकि बिज़नेस का भी नुकसान हो रहा था, बिज़नेस की तरफ भी कदम बढ़ रहे थे, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद कि भाई नहीं करो काम। लेकिन बाद में देखिए व्यवसाय में भी बहुत लोग, ये इस देश के लोग गजब के लोग हैं, व्यवसाय में बहुत मदद की। सबको मालूम था कि ये लड़का ज़िंदगी का अधिकांश वक्त इसने कमेंट्री में बिता दिया हिंदी में, जो भी बिज़नेस कर रहा है तो इसको थोड़ी बहुत मदद करो। तो बिज़नेस में भी लोगों ने बहुत मदद की। और आज देखिए होंडा के 4 शोरूम से हमारे इंदौर में, एक्टिवा के, और टोयोटा के कार की एक शोरूम डाला हुआ है, तो करीब 160 आदमी काम करते हैं। तो एक जीवन काल में बिना किसी बेईमानी के ऑथेंटिक काम करते करते तो ये आज स्टेज पे पहुँचे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप भले से बहुत पढ़ाई लिखाई में अव्वल नहीं हो, ईमानदारी से कार्य करके भी एक मुकाम आप हासिल कर सकते हो। यस, एक रैपिड फायर आपकी पसंद जो है, तो एक 1 लाइन कुछ मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपको। आपका यादगार मैच
यादगार मैच तो ओवल टेस्ट मैच ही कहता था। ओके, इंडिया में या वर्ल्ड में, दोनों मैच, इंडिया में जो मैच इंडिया हुआ था वो आपका यादगार, और इंडिया में मैच था कि दिल्ली टेस्ट मैच जब सुनील गावस्कर ने वो सेंचुरी लगी, दुनिया कह रही थी कि सुनील गावस्कर खत्म हो गए और कह रहे थे कि इनको पता ही नहीं इनका ऑफ स्टंप कहाँ पर है। वो 28वां शतक जो उन्होंने लगाया था दिल्ली फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पे, मैं कमेंट्री कर रहा था। और उस समय उन्होंने मार्शल को हुक करते नहीं, गावस्कर आप जानते हैं गावस्कर का कई लोगों ने मैच देखे, तो हुक करते नहीं थे, लेकिन उस मैच में उन्होंने हुक करके ज़बरदस्त हुकिंग किया और लंच के पहले ही सेंचुरी के नज़दीक पहुंच गए थे। तो ऐसा क्रिकेट मैंने गावस्कर का कभी नहीं देखा, खुन्नस के साथ बता रहे थे कि मैं क्या खेल सकता हूँ, वो मैं कभी नहीं भूलता। और एक चीज़ जो नहीं भूलता ना, वो ये है कि वहाँ शाम के वक्त एक बार गावस्कर खेल रहे थे 80-86 रन पर एक मैच में, फिरोज शाह कोटला से याद आया। तो उस समय 86 रन पर खेल रहे थे और हिंदी कमेंट्री में जो अलंकारिक भाषा की जो मैं बात करता हूँ ना, उसकी बात चल रही थी कि तब मैंने कुछ हिंदी में इस तरह से कहा कि शाम ढल रही है, सूरज अस्त हो रहा है, शाम ढल रही है, खिलाड़ियों की परछाइयाँ लंबी हो रही हैं, लेकिन भारत का सूरज सुनील गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ विद्यमान है। तो ऐसा जब कहा तो वहाँ लोग तालियां बजाने लगे, तो वहाँ दर्शक लोग मतलब पहले ट्रांजिस्टर ले लेके बैठते थे, तो मुझे भी पता नहीं था। फिर वो एक क्रिकेटर ने पूछा जो फील्डिंग कर रहा था, इंग्लैंड के क्रिकेट, कोई अंग्रेजी जानता था उसमें से, उसने कहा व्हाई आर यू क्लैपिंग, नथिंग हैज हैपेंड ऑन द ग्राउंड। तो बोले कि नो, हिंदी कमेंटेटर हैज सेड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये भी एक हिंदी कमेंट्री की जो जीत होती है ना, तो अच्छी भाषा का इस्तेमाल, दिल से बोली गई भाषा का इस्तेमाल और लोगों को दिलों को छूने की सच्ची कोशिश, सच्चाई से कोशिश। सच्ची आवाज़ को आप जानते हैं कि आप खुद आर्टिस्ट हैं, तो आप सच्ची आवाज़ का क्या महत्व है। आपका पसंदीदा स्टेडियम हाँ? कौन से स्टेडियम में आपको एक यादगार, जिसे आप समालोचन आपका कहेंगे कि मेरे ये स्टेडियम का मेरा ये समालोचन ज़्यादा मेरे यादगार है? नहीं देखिए, एक तो महेंद्र सिंह, एक तो कपिल देव के वक्त, कपिल देव ने जो टेस्ट मैच जीता था, तो हमारे सभी दोस्त कह रहे थे कि इनको तो अमेरिका जाना था सेमीफाइनल, तो उनको पता ही नहीं था कि जीतने वाले हैं। तो वो मैच बड़ा, जो 175 जो बना है ना, वो कमेंट्री तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो यादगार इसलिए कि विपरीत परिस्थितियों में साहस के साथ विदेशी भूमि पर जब आपको सब निरस्त कर दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं गिन रहे हैं, और ऐसे में आप उठकर ऐसा लगता है कि जैसे धूल में से उठकर फिर से आप खड़े हो गए। तो ये जो बात है ना, ये भारतीय क्रिकेट को इसने बड़ा सहारा दिया, वहाँ से भारतीय क्रिकेट चेता। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा क्षण है। अभी अलग अलग कमेंटेटर को आपने सुना है और अलग अलग कमेंटेटर के साथ आपने समालोचन किया है, तो आपका पसंदीदा कमेंटेटर कौन है? देखिए, अंग्रेजी में तो जैसा मैंने कहा जॉन आर्लॉट और इयन चैपल मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे तरीके से बता, दूसरा कोई इस तरह से बताता नहीं। और रिची बेनो मुझे बहुत पसंद है। 3 कमेंटेटर्स का मैं बड़ा मुरीद हूँ। और हिंदी में जसदेव सिंह से मैंने माइक सेंस सीखा। क्रिकेट का ज्ञान तो नहीं सीखा, लेकिन माइक सेंस ज़रूर सीखा। तो माइक में कब चुप रहना, कब बोलना, कब ज़ोर से बोलना, कब धीरे बोलना, कब मॉड्यूलेट करना, ये तमाम चीज़ें मैंने सीखी। आपका पसंदीदा देश, कंट्री? ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा पसंद है, कि बड़े दोस्त लोग होते हैं। और मुझे याद है कि मैं जाता था, तो मैं छोटा था 25 साल का, तो लोग मुझे चॉकलेट मारा करते थे नीचे से, यंगस्टर्स लोग। और तो बड़ा मज़ा आता था। और कभी भी कोई भी कहता था चलो आज हमारे घर चलो, तो आई वुड गो टू देयर होम्स, यू नो। इतना आई फाउंड द बेस्ट कंट्री दैट आई हैव विजिटेड। हमारे देश में कौन सा स्टेट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं, मुझे स्टेट मुंबई सबसे ज़्यादा पसंद है। कारण ये है कि महाराष्ट्र मुंबई पसंद है, क्योंकि मेरा ससुराल भी वहीं है। ससुराल भी इसलिए अच्छा लगता है। मेरी पत्नी से एक बार किसी ने पूछा कि तब इतना आप धारा प्रवाह कमेंट्री करते हैं कि आपके सामने भी बोल पाते हैं, तो उन्होंने कहा कि बेचारे बोल पाते होते तो फिर धारा प्रवाह कमेंट्री करने की ज़रूरत क्या पड़ती है इनको। हमारा मतलब 2 क्वेश्चन और मैं पूछूंगा कि आप म्यूज़िक में, संगीत में रुचि रखते हैं, तो आपका पसंदीदा गाना कौन सा है जो आपको इंस्पायर करता है, या फिर आप जब भी कुछ संगीत म्यूज़िक के बारे में सोचते हो तो आपको यही गाना याद आता है?
नहीं, वो जिंदगी का सफ़र जो गाना ये है, ये कैसा सफ़र, थोड़ा फिलोसॉफिकल गाना मुझे पता है। हेमंत कुमार की आवाज़ पसंद आती थी, मुकेश की आवाज़ पसंद, और नूरजहाँ की आवाज़ भी पसंद है। तो लता मंगेशकर तो खैर एक ही है, दुनिया में एक ही है, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। और कौन से सिंगर आपको ज़्यादा पसंद है? जैसे आपने जिक्र किया, लेकिन आपके सबसे ज़्यादा ऐसे फेवरेट सिंगर आप किसको कहेंगे? आपके फेवरेट सिंगर गायक? नहीं, लता मंगेशकर फेवरेट सिंगर। और अभी हम आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि हम काफ़ी देर से आपका यहाँ पर आपके जो अनुभव है हम सब सुन रहे हैं। आपका संबंध जो समालोचन जो है, जो वोकल कॉर्ड से संबंधित है, राइट? तो हम यही कहेंगे कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। जैसे करोड़ों लोगों के दिल में आपके शानदार सफ़र से, आपके अनुभव से जो स्थान बनाया है, पद्मश्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। तो 2 लाइन बस हम आपके लिए ये गाने की जो आपको डेडिकेट करते हैं हम सब शहरवासियों की तरफ से और पद्म फेस्टिवल की तरफ से, कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे हो, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। जोरदार तालियों से हम हमारे सुशील जी दोशी सर का यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। या आपल्या चिरपरिचित आवाजाची एक झलक सुशील दोशींनी आपल्यासमोर सादर करावी। म्हणजे जे ते रेडिओच्या कॉमेंट्रीच्या काळामध्ये ते ज्या पद्धतीने त्यांचं सगळं वर्णन असायचं, त्यातली एक झलक आप यहाँ पर पेश कीजिए। मैं आपको ये देता हूँ कि भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, सुनील गावस्कर खेल रहे हैं, तब का आंखों देखा हाल, उसके बाद का आंखों देखा हाल आप सुनाइए। चलो इस पे नमस्कार, मैं सुशील दोशी आपका स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है। कम से कम 50,000 दर्शकों की मौजूदगी इस समय स्टेडियम में है। और सारे शहर में जब हम आ रहे थे ना आज, तो सभी लोग बातचीत कर रहे थे कि आज मैच में क्या होने वाला है। इमरान खान बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं। सब जानते हैं कि शुरुआत में ही विकेट झटकाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और सुनील गावस्कर उनका सामना कर रहे हैं, जिनके बारे में भी ये मशहूर है कि वो कभी भी विकेट नहीं देते हैं। इसीलिए ये संघर्ष जो है ये बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो फील्डिंग की जमावट की जा रही है। फील्डिंग इस प्रकार है, 3 स्लिप है, एक गली है, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक मिड ऑफ है या ऑफ साइड फील्ड, ऑन साइड में एक मिड ऑन, मिड विकेट और एक फाइन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास। 6 फील्डर्स ऑफ साइड में हैं और 3 फील्डर्स ऑन साइड में हैं। इस फील्डिंग के साथ लंबे रनअप के साथ इमरान पवेलियन की तरफ से सुनील गावस्कर को पहली गेंद ओवर पिच ऑफ स्टंपर, और गावस्कर आगे आए, हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से 4 रन के लिए, और भारत जीत लिया। इसे एक और इस तरह से भारत जीत गया। ये आखिरी लाइन हम यह समालोचन हमारे दिल में बसा हुआ है और यादगार बन के रहेगा। और आज का यह सेशन हमारे शहरवासियों के लिए और पूरे तमाम देशवासियों के लिए यादगार रहेगा। सुशील जी दोशी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जोरदार तालियों से दोशी सर का धन्यवाद।